आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नाबार्ड की ओर से आवंटित बजट खर्च करने के लिए। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि बचे हुए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड द्वारा ली गई जो धनराशि है वो समय से खर्च कर दी जाए। आपको बताएं कि नाबार्ड से राज्य सरकार हर साल योजनाओं के लिए बजट लेती है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभाग टेंटेटिव टारगेट बनाएं ताकि नाबार्ड से अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही परियोजनाओं की स्वीकृति लिया जा सके। तो देखिए, नाबार्ड की ओर से एक धनराशि मिलती है, इसे लेकर के साफ कर दिया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की राशि को कहां-कहां लगाया गया है, उन योजनाओं के लिए जिनके मद में लिया गया है वहां खर्च करें। और दूसरी चीज की टेंटेटिव टारगेट बनाएं ताकि आने वाले वक्त की जो परियोजनाएं हैं उससे फिर से नाबार्ड से वित्तीय सहायता लेकर के सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसे लेकर के सचिव की ओर से ये सभी विभाग को लिखा गया है जिसने भी नाबार्ड की ओर से फंड लिया है। और यहाँ अब देखना होगा कि सारे डिपार्टमेंट्स का क्या लेखा जोखा रहता है, नाबार्ड से जो धनराशि मिलती है वो कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं में लगी हुई है, किस तरीके से काम आ रही है और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए क्या कुछ टेंटेटिव अमाउंट रहता है। देखिए, इसमें हम लोग लगभग जितना पिछले साल का खर्च था उससे हम लोग आगे हैं, लेकिन हाँ अभी भी काफ़ी स्कोप है उसको आगे बढ़ाने का। तो आज की बैठक में भी मुख्य सचिव महोदय ने सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए हैं कि अभी हमारा वर्किंग सीज़न भी आता है, जब आप फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मेन वर्किंग सीज़न होता है पहाड़ों पर, तो अधिक से अधिक अभी हम धनराशि का उपयोग कर सकें जिससे कि आगामी वर्षों में भी हमें दिक्कत नहीं। खबर बद्रीनाथ यात्रा को लेकर है। आपदा प्रबंधन सचिव का बयान सामने आया है। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कोशिश में है कि यात्रा प्रभावित ना हो। आपदा सचिव का यह कहना है यात्रियों को दिक्कत ना हो, इस पर काम चल रहा है। रंजीत सिन्हा का यह कहना है यात्रियों को असुविधा ना हो, इसीलिए सारे ऑप्शन खुले रखें। इसे लेकर के ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा का सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी तरीके की असुविधा ना हो। कुछ भी कहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यात्रा से पहले जियो फिजिकल टेस्ट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से टेक्निकल रिपोर्ट इसके इंतजार में ही है। इसके आधार पर ही यात्रा को लेकर कुछ कहा जा सकता है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो उसी मठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है क्योंकि अगले 4 महीने बाद चार धाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो उसी मठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, पिथौरागढ़ से खबर है। धारचूला तहसील में जमीन धंसने की खबर। चौदास घाटी में गांव में जमीन धंसने से दहशत का माहौल बताया जा रहा है। मकानों में दरार पड़ने से लोगों में खौफ है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। धारचूला तहसील में जमीन धंसने की खबर आ रही है। चौदास घाटी के पास गांव है जहां लगातार जमीन धंसने से वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं। मकानों में दरार पड़ने से खौफ का माहौल। ये तस्वीरें आपके सामने, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आम लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जमीन पर बढ़ती दरारें चिंता का सबब हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड को लेकर के लोगों में डर का माहौल है, खासकर जोशीमठ से आई तस्वीरें डराती हैं। इसी बीच जमीन में दरार का ये वीडियो आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ से आया है। धारचूला तहसील लगती है, चौदास घाटी के पास एक गांव है और जमीन धंसने का लगातार क्रम लोगों को परेशान कर रहा है। यहां के आसपास के लोग, रहवासी चिंता में हैं। 18 से हम सक्रिय हुए, हमने कहा ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, घर को नीचे से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो तब से हम लगातार करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और स्थानीय विधायक श्री हरीश धामी जी को और पेयजल सचिव श्री अरविंद सिंह याकी जी को और जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सबको मैंने ज्ञापन दिया था 2018 में और तब से मैं लगातार ज्ञापन देते आया हूं और बार बार जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाके एक पूरा पुलिंदा मेरे पास पड़ा हुआ है और साथ ही हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद आए भूगर्भ शास्त्री आए 2020 में। मेरी शासन प्रशासन से यही दरखास्त है, जल्द से जल्द इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाए। सरकारें ये सोचती हैं कि खतरे की जद में आ जाएगा, यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, उसके बाद जो इनका विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन की स्थिति यह है कि यहाँ पे 2-3 गांव छलमा छलासों और नीचे छंगछंग रहे, ये विस्थापित एरिया में है, इनको अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ। पूरे देश में इस समय जोशीमठ आपदा की चर्चा है। अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ का एक ऐसा स्थान जहां की मान्यता है कि आने वाले समय में बद्री धाम में भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे। श्रद्धालु यहां आकर भगवान विष्णु के दर्शन कर पाएंगे। क्या है प्राचीन मान्यता, देखिए इस रिपोर्ट में। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु का ये धाम देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर मान्यता है कि आने वाले वक्त में भगवान बद्री विशाल श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कहां करेंगे? इसी को लेकर एबीपी गंगा पहुंचा है जोशीमठ में एक ऐसी जगह पर जहां पर इस मान्यता का जवाब भी मिलेगा और उसकी कहानी भी समझ आएगी। सवाल यह है कि अगर भगवान बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे तो सैकड़ों सालों बाद वो दर्शन कहां देंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूं भविष्य बद्री में और भविष्य बद्री इसलिए आजकल चर्चाओं में है कि पुराणों में जो वर्णन है कि कुछ दिनों बाद बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उस दौरान ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। जब ये घोषित करे गए थे उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले आपने ये सब जो तीर्थ घोषित करे हैं ये एक दिन अलोप हो जाएंगे, इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा, वही भविष्य का उद्धार करेंगे।
आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्री धाम में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है। और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आत्म में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं, ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है। लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहाँ जो भी स्वरूप भगवान का बन रहा है वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। तो यहाँ जो भी देवी देवता भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं। आप लोग बहुत ही प्रेम और लगन लगाकर इसके दर्शन करें। मान्यता ये भी है कि 2013 में केदार घाटी में आई आपदा के बाद से ही भविष्य बद्री में भगवान की प्रतिमा बननी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि ये मूर्ति यहाँ खुद से बन रही है। देखिए यहाँ पर ये भगवान का जो है, यहाँ पर ये दर्पण बन रहा है। अभी ये भगवान का दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर से शीशा रहा है। ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ प्रकट हो रहा है। ये नेत्र है, एक नेत्र ये है, ये दोनों नेत्र यहाँ आ रहे हैं भगवान के। और ये दर्पण अभी बन रहा है भगवान का। यहाँ पर भगवान जो है पद्म आसन में बैठ के भजन कर रहे हैं। पद्मासन देखिए ये हाथ आ रहा है, ये हाथ के पंजे, उंगली और अंगूठों का निशान है। ये बिल्कुल गोल घुटना है, देखिए मुड़ा हुआ, जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए हैं। भविष्य बद्री आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भी मान्यता है कि भविष्य बद्री की मूर्ति खुद आकार ले रही है। भगवान विष्णु के आकार अपना आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार। आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। मान्यता है कि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तो क्या पौराणिक मान्यता सही है और क्या बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए बयान का पुरोहितों ने विरोध किया है। पुरोहितों का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल यह है कि त्रिवेंद्र रावत ने जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कोशिश की। पुरोहित 1976 में रिपोर्ट आने के बाद सीएम रहते त्रिवेंद्र रावत ने क्या किया, ये सवाल करते हैं। रैडी गांव में आपदा के वक्त देवस्थानम बोर्ड ने क्या किया, ये भी सवाल है पुरोहितों का। जोशीमठ मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र रावत राजनीति ना करे, ये भी कहते नजर आए पुरोहित। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के दिया एक बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत का, पूर्व मुख्यमंत्री का, जहां उन्होंने कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो आज देवस्थानम बोर्ड के इनकम से ही जोशीमठ को फिर से बसाया जा सकता था। इस पर जोशीमठ में इस दिए बयान को लेकर के, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की है। जोशीमठ आपदा में जो राजनीतिज्ञ अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनको हमारा यह संदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो शायद आपदा राहतों को वो सहायता करते। तो हम उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जोशीमठ के पास ही रेणी में जल प्रलय आया था और टनल के अंदर 150 से अधिक लोग जो है गायब हो गए थे। अभी कई लोगों के अभी सब भी बरामद नहीं हुए हैं। तो उस समय उनकी सरकार और वो जो अध्यक्ष भी थे देवस्थानम बोर्ड के, तो हम ये जानना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड ने उस समय रेणी आपदा के पीड़ितों को किस तरह से सहायता की। त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं उनकी दरारों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दीवारें लगाई या उनकी व्यवस्थाएं कराई। वो तो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का,
और सारा काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूं मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। ये सनातन की धरोहर है, वहां पर उसको बचाना चाहिए। तो त्रिवेंद्र जी को इन शब्दों को अपने वापस लेना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का। पुरोहितों के त्रिवेंद्र रावत से सवाल क्या है, आइए देखते हैं। त्रिवेंद्र रावत ने जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कोशिश की, ये पहला सवाल है। 1976 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस रिपोर्ट आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया। फिर जिक्र आता है रैडी गांव का, आपदा के वक्त देवस्थानम बोर्ड ने क्या किया। इसके बाद सवाल करते हैं पुरोहित, जोशीमठ मुद्दे को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीति ना करे तो बेहतर होगा, जोशीमठ को बचाने की कोशिश करे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, ये नसीहत भी दे डाली है। आइए अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ संकट के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार पर क्या कहा था। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं जैसे योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। आपको बताएं, खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ऐलान किया है कि वो इस बार सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चैंपियन का कहना है कि खानपुर बहुत छोटा क्षेत्र है, इसीलिए अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। मगर जानकारी ये कह रही है कि चैंपियन की सियासी जमीन कमजोर पड़ गई है, इस वजह से वो बेचैन है। खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ अपनी वाइफ। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी बॉडी दिखाना तो कभी तमंचे पर डांस करना, कभी बड़बोलापन। ऐसे जाने कितने ही किस्से हैं जिसके चलते कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। मगर कुंवर प्रणव को इस बार सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उनकी पत्नी देवयानी खानपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गई। खानपुर विधानसभा, जिसे कुंवर प्रणव का गढ़ माना जाता था, वहां से उनकी पत्नी चुनाव हार गई। मायने साफ है कि यहाँ अब चैंपियन की दाल नहीं गलने वाली है। यही वजह है कि अब चैंपियन कह रहे हैं कि वो सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात करो सहारनपुर की, जहाँ से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूँ, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ, अपनी वाइफ को, वो रहेंगी। मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए। कहावत ऐसी है कि रस्सी जल जाती है मगर उसके बल नहीं जाते हैं। यही कुछ चैंपियन के साथ भी हो रहा है। खानपुर से शिकस्त मिलने के बाद भी चैंपियन को ये हार छोटी नहीं लगती है। खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। कौन है ये? वैसे मेंढक तो था है, किसकी औकात क्या है? हमारे जूते के बराबर में नहीं। मेरे जूते में 11 नंबर का जूता पहनता हूँ। किसका नाम ले रहे हो यार? आदमी का तो नाम लो, मेंढक का नाम क्यों ले रहे हो शेर के सामने? कुंवर प्रणव सिंह गुर्जर समाज के नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। खानपुर में सियासी पकड़ कमजोर पड़ने के बाद अब चैंपियन के सामने अपना सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती है। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में ही गुर्जर समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं, मगर यहाँ चैंपियन को मात मिल रही है। जानकार मानते हैं कि चैंपियन की बेचैनी की सबसे बड़ी यही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी शहर में अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। दरअसल शहर के किनारे पर छोटे दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है और यही वजह है कि सड़क सक्रिय हो गई है। शहर में जाम लगा रहता है। अतिक्रमण को लेकर विधायक राजकुमार पुरी ने नाराजगी जाहिर की है।
इस तरह से स्थान स्थान पर अगर हमने खोके और ठेलियाँ लगा रखी हैं तो निश्चित रूप से जाम की स्थिति बनती है और सड़क खुली रहेगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो पूर्व में इसमें कार्रवाई होने वाली थी, थोड़ा किसी कारण बस रुक गया था बीच में, तो अब पुनः जो है मैं डीएम और एसडीएम से बात करके अतिक्रमण हटाने की बात करूंगा। सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पिथौरागढ़ के राजमा और वुलन कारपेट को चुना गया है। मुनस्यारी, धारचूला सहित क्षेत्रों में राजमा देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मांग है इसकी। तो वहीं स्थानीय भेड़ों से तैयार होने वाली ऊन की भी खासी मांग है। इन उत्पादों को तैयार कर रहे बुनकरों को प्रशिक्षण देने के साथ इन्हें मार्केट मुहैया कराना और जितनी जरूरी मदद है वो देने की मुहिम भी चलाई जाएगी। राजमा के प्रोडक्शन में जो फार्मर्स हमारे काम कर रहे हैं उनकी जो रूटीन ट्रेनिंग है उसके अतिरिक्त हम इस वीक केवीके और कृषि विभाग के द्वारा एक स्पेशल ट्रेनिंग रखवा रहे हैं, जिसके अंदर कृषकों को ये बताया जाएगा कि कैसे वो अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं और पेस्ट कंट्रोल और जो फसल से रिलेटेड जो और बीमारियां हैं उनका कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। वूलन कारपेट के लिए हमारे पास प्रस्ताव आए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, तो उस प्रस्ताव के आधार पे जो है इन महिलाओं का चिन्हीकरण करके इनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। इनमें से जो महिलाएं ऋण की सहायता चाह रही हैं उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के थ्रू ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा और ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरें और भी आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।